पीली सरसों की महक, फिजाओं में गूंजता शंखनाद, ज्ञान की देवी मां शारदे का वंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे सीएम योगी के कालनेमी वाले प्रहार की, प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ की, और चर्चा उस साइकिल की भी होगी जिस पर पतंग सवार होने के लिए फड़फड़ा रही है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केरल का विकास हमारी प्राथमिकता, बदलाव होकर रहेगा, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंजीनियर की मौत केस में एक्शन, लोटस ग्रीन के मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। उज्जैन में फिर भड़की हिंसा, अज्ञात लोगों ने कई घरों पर की पत्थरबाजी। आदित्य साहू बने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष, संगठन को मजबूत करने का किया आह्वान। कोडीन कफ सिरप केस में एक्शन, फरार आरोपी शुभम जायसवाल की 3 प्रॉपर्टी होंगी जब्त। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में ईडी की कार्रवाई, लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया फोन, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। दोबारा बदले गए संभल के सीजीएम, अब दीपक जायसवाल होंगे तैनात। सोने के भाव में आई नरमी तो चांदी के भी बदले गए रंग, 1,56,840 रुपए पे 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 770 अंक टूटा, निफ्टी 25,100 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने खास मुद्दे के बारे में। प्रयागराज की रेती पर इस बार केवल भक्ति की बयार नहीं बल्कि बयानों का बवंडर उठा है। जी हां, माघ मेले की पावन धरती पर सियासत के अनूठे संगम में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी शब्द का ब्रह्मास्त्र छोड़कर खलबली मचा दी है, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने इसे सीधे अपने स्वाभिमान से जोड़कर राजगद्दी को चुनौती दे डाली है। योगी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि रामायण काल का वो मायावी कालनेमी आज भी जिंदा है जो साधु का चोला पहनकर सनातन को डसने की फिराक में है। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई है तकरार और क्या है पूरा मामला। दरअसल विवाद की चिंगारी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुलगी थी, जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी और समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए निकल रहे थे। तब प्रशासन ने उन्हें बैरियर लगाकर रोक दिया। प्रशासन का तर्क था कि भीड़ अधिक है और सुरक्षा कारणों से रथ या पालकी आगे नहीं जा सकती। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब प्रशासन ने कथित तौर पर शंकराचार्य होने का प्रमाण यानी कि स्वामी जी से उनका आईडी कार्ड मांग लिया। बस यहीं से भक्ति के बीच विभक्ति की रेखा खिंच गई। वहीं विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उन्होंने सोनीपत के एक कार्यक्रम में सीधे तौर पर कालनेमी प्रसंग का जिक्र किया। योगी ने कहा, एक योगी और सन्यासी की कोई निजी संपत्ति नहीं होती, धर्म और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। सीएम ने कहा कि आज के समय में कई कालनेमी धर्म का चोला ओढ़कर सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज को ऐसे भेषधारी तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। आपको बता दें, रामायण की
अनुसार कालनेमी रावण का भेजा हुआ एक मायावी राक्षस था जिसने साधु का भेष धरकर हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने की कोशिश की थी। योगी ने इसी प्रतीक के जरिए संतों पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कालनेमी वाले बयान पर शंकराचार्य ने पलटवार करने में देर नहीं की। संगम किनारे धरने पर बैठे शंकराचार्य ने कहा, कालनेमी कौन है? अब ये देश की जनता को पता चल गया है। हम फुटपाथ पर बैठकर तप कर रहे हैं जबकि मुख्यमंत्री खुद सुख की राजगद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की गलती की वजह से सीएम योगी की गर्दन फंसी है और अब अपनी विफलता छुपाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि 12 साल से गद्दी पर बैठने के बावजूद सरकार गौ हत्या नहीं रोक पाई। वहीं स्वामी जी ने शंकराचार्य का प्रमाण पत्र मांगने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। वहीं इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दुर्लभ नजारा पेश किया। जो समाजवादी और कांग्रेस अक्सर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पर सवाल उठाती थी, आज वही सनातन अपमान का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अधिकारी शंकराचार्य से पहचान पत्र मांग रहे हैं तो इससे बड़ा सनातन का अपमान और क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी संतों को प्रलादित कर रही है, यानी परेशान कर रही है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ बार पलटवार चल रहा है, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीच का रास्ता निकालते हुए शंकराचार्य के चरणों में वंदन किया और उनसे स्नान कर विवाद समाप्त करने का आग्रह भी किया। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है। ये बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। आपको बता दें, प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस थमाकर पूछा है कि क्यों ना उन्हें माघ मेले से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। आरोप है कि उन्होंने मौनी अमावस्या पर वेयरिंग तोड़ा और भीड़ में जबरन बग्घी घुसाई। उधर शंकराचार्य ने बसंत पंचमी का स्नान न करने का ऐलान कर दिया है और वह अब भी संगम की रेती पर धरने पर बैठे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रयागराज का यह विवाद अब केवल स्नान या पालकी तक सीमित नहीं रहा। ये असली बनाम नकली, सनातन और सत्ता बनाम संत की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ सीएम योगी की कालनेमी वाली चेतावनी है तो दूसरी तरफ शंकराचार्य का आत्मसम्मान। संगम के तट पर छिड़ा यह युद्ध आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और धार्मिक विमर्श को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर भारत फतेह करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख दक्षिण की उस पथरीली जमीन की ओर कर लिया है जहां भगवा लहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ही मिशन साउथ का बिगुल फूंका जा चुका है।
केरल की राजधानी में रोड शो से लेकर तमिलनाडु में एनडीए की एकजुटता तक मोदी का ये दौरा केवल विकास की सौगात नहीं बल्कि दक्षिण की सियासत बदलने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको बताते चलें, पीएम मोदी का दौरा केरल के तिरुवनंतपुरम से शुरू हो रहा है, जहां हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला मेयर बनाकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में CSIR NIIST इमोशन टेक्नोलॉजी हब की आधारशिला रखेंगे। ये युवाओं और उद्यमियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इतना ही नहीं, दक्षिण के 5 राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली 4 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगी। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। साथ ही रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर मोदी सीधे तौर पर जमीनी स्तर के वोटरों को साधेंगे। 1 लाख लाभार्थियों को लोन बांटकर वे LDF और UDF के पारंपरिक गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। पीएम ने सोशल मीडिया पर साफ संदेश दिया है कि केरल अब LDF और UDF की धांधली से मुक्त चाहता है, यानी मुक्ति चाहता है। तिरुवनंतपुरम की जनता ने नगर निगम में जीत दिलाकर बदलाव की आहट दे दी है। वहीं पीएम मोदी तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचे, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपना कुनबा भी बढ़ाया है। पीयूष गोयल की मेहनत यहां पर रंग लाई है। यहां AIADMK के साथ साथ अब दिनाकरण की AMMK और PMK जैसे दल भी एक ही मंच पर नजर आएंगे। आपको बता दें, वाराणसी में तमिल काशी संगमम और दिल्ली में पोंगल मनाकर मोदी पहले ही तमिल जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर चुके हैं। अब वे इसी संस्कृति कार्ड को चुनावी जीत में बदलना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दौरा क्यों खास है, ये भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक में सत्ता जाने के बाद दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ पांडिचेरी बचा है। ऐसे में केरल और तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाना अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु और केरल की जंग भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। केरल में क्रिसमस कार्यक्रम और चर्च जाकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वे केवल हिंदू वोटरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास जीतकर सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ करना चाहते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की सौगात और पीएम स्वनिधि जैसे अस्त्रों से दक्षिण की पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाने की ठान ली है। एक तरफ विपक्ष गठबंधन अपने किलों को बचाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ मोदी का चेहरा और एनडीए की एकजुटता एक नई चुनौती पेश कर रही है। ऐसे में सवाल अब बड़ा है कि क्या उत्तर भारत के बाद दक्षिण में भी मोदी मैजिक सिर चढ़कर बोलेगा, या रेहड़ी पटरी वालों की दुआएं और रेल की रफ्तार तमिलनाडु और केरल की सत्ता का रास्ता साफ करेंगी। इसका फैसला तो आने वाले चुनाव ही करेंगे, लेकिन फिलहाल मोदी ने दक्षिण के सियासी समुद्र में ऊंची लहरें जरूर उठा ली हैं। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या कट्टर दुश्मन माने जाने वाले अखिलेश यादव और ओबीसी अब एक ही मंच पर नजर आएंगे? जी हां, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक से निकली एक चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में आग लगा दी है। एक तरफ मुस्लिम वोटों के बिखराव का डर, तो दूसरी तरफ बी टीम के आरोपों का शोर। आखिर क्या है मिशन 2027 के लिए अखिलेश की मजबूरी और ओबीसी की शर्त? आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल बीते मंगलवार को लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने सांसदों की क्लास बुलाई थी, यानी क्लास लगाई थी। मुद्दा था पंचायत चुनाव, लेकिन अचानक माहौल तब बदल गया जब एक सांसद ने ओबीसी और चंद्रशेखर रावण की बढ़ती धमक का मुद्दा छेड़ दिया। सांसदों ने दबी जुबान में स्वीकार किया कि बिहार और महाराष्ट्र के नतीजों ने साबित कर दिया है कि ओबीसी वोट काटने में नहीं बल्कि खेल बिगाड़ने में माहिर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर ने तो यहां तक कह दिया, पीडीए की मजबूती के लिए किसी का भी स्वागत है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। बैठक में क्या एमआईएम के नाम की चर्चा हुई? कितना बता दीजिए, 27 में बता दीजिए कि एमआईएम बैठक में केवल चर्चा हुई कैसे प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो, कैसे प्रदेश का भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे प्रदेश की महंगाई खत्म हो और कैसे लोगों में भाईचारा बने, नफरत की राजनीति समाप्त हो, बेरोजगार नौजवान का सम्मान बढ़े, महिलाओं का सम्मान बढ़े, संतों का सम्मान बढ़े। एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है, एक में चर्चा हुई है। आप लोकतांत्रिक नेता हैं, ये बता दीजिए क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस, आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप जो कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। इसमें भी चर्चा हुई है। स्वागत है। रणनीति बन चुकी है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। वहीं सांसदों के सुर बदले देख एआईएमआईएम की यूपी यूनिट ने भी अपनी चाल चल दी। उन्होंने साफ कर दिया कि वे अब सॉफ्ट टारगेट नहीं। एआईएमआईएम नेताओं का कहना है कि सपा ने उन्हें बार बार बेइज्जत किया है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का है। अगर अखिलेश यादव को गठबंधन चाहिए तो वे खुद फोन करें या ऑफर दें, हम सम्मान के साथ जाने को तैयार हैं। वहीं इसी मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारा चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है और जनेश्वर मिश्र जी ने जो सिद्धांत, जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम सब लोग। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी से हाथ मिलाना आग का दरिया पार करने जैसा है। इसके पीछे 4 बड़े कारण और खतरे हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला, 80 बनाम 20 का चक्रव्यूह। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही 80 बनाम 20 की पिच तैयार कर चुके हैं। अगर अखिलेश और ओबीसी साथ साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे कट्टरपंथी ध्रुवीकरण करार देकर बहुसंख्यक वोटरों को अपने पाले में और मजबूती से खींच सकती है। कारण 2, कांग्रेस का हाथ छूटना। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के चलते ही कांग्रेस ने उद्धव से दूरी बना ली थी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ओबीसी के साथ मंच साझा करने में असहज होंगे। अगर अखिलेश यादव ओबीसी को चुनते हैं तो कांग्रेस अकेले लड़कर विपक्ष के वोटों में सेंध लगा सकता है। कारण 3, सीटों का सिरदर्द। ओबीसी उन्हीं सीटों पर दावा ठोकेंगे जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% है। ये वो सीटें हैं जिन्हें सपा अपनी जागीर मानती है। ओबीसी को जगह देने का मतलब है अपने ही दिग्गज नेताओं का टिकट काटना। कारण 4, उत्तर प्रदेश में ओबीसी का खराब ट्रैक रिकॉर्ड। 2022 में ओबीसी ने 100 सीटें लड़ी थी, लेकिन 99 पर जमानत जब्त हो गई थी। उनका वोट शेयर मात्र 0.5% रहा। सपा का एक बड़ा धड़ा मानता है कि ओबीसी का शोर ज्यादा है पर जमीन पर जोर कम। देखा जाए तो अखिलेश की चिंता बेवजह नहीं। बिहार में तेजस्वी ने ओबीसी को भाव नहीं दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि ओबीसी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी ओबीसी ने सपा के परंपरागत वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी की। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम मतदाता अगर बट गए तो अखिलेश का सत्ता का शिखर फिर से एक सपना बनकर रह जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अखिलेश यादव जानते हैं कि ओबीसी को साथ लेना रिस्क है, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ना और खतरा है। क्या अखिलेश अपनी ईगो को किनारे रखकर ओबीसी को फोन करेंगे या ओबीसी एक बार फिर वोट कटवा के ठप्पे को अपनी ताकत में बदलकर सपा का खेल बिगाड़ेंगे? आने वाले 12 महीने उत्तर प्रदेश की सियासत में पतंग की डोर और साइकिल की रफ्तार तय करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि पीडीए का कुनबा बढ़ता है या आपसी खींचतान में बिखर जाता है। खैर, जाते जाते आपको आज के खास मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। नई दिल्ली का कर्तव्य पथ इतवार सिर्फ परेड का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि भारत की उस बदलती सैन्य शक्ति का
प्रमाण देगा जो दुनिया को अचंभित करने वाली है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस है और भारतीय सेना ने तय कर लिया है कि इस बार शौर्य का प्रदर्शन बैटल मोड में होगा। इस साल की परेड में जब टैंक और मिसाइलें गुजरेंगी तो दुनिया को लगेगा कि सेना परेड नहीं बल्कि युद्ध के मैदान की ओर कूच कर रही है। इस बार की परेड की सबसे बड़ी खासियत इसका बैटल अरे फॉर्मेशन, यानी कि पारंपरिक परेड की जगह जवान अपने हथियारों के साथ उसी अंदाज में आगे बढ़ेंगे जैसे वे सच में युद्ध क्षेत्र में होते हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष रूप से गठित की गई भैरव लाइट कमांडो बटालियन इस साल पहली बार परेड का हिस्सा बनेगी। ये बटालियन बेहद तेज और घातक हमलों के लिए जानी जाती है। इसके साथ 18 मार्चिंग दस्ते और 13 बैंड वंदे मातरम की धुनों पर कदम ताल करेंगे। हथियारों के साथ साथ इस बार सेना के वफादार जानवरों का काफिला भी खास होगा। लद्दाख के 2 कुंवड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट और उनके जाबाज हैंडलर्स भी हिस्सा लेंगे। सेना के खूंखार और प्रशिक्षित कुत्तों का दस्ता भी इस परेड की शान बढ़ाएगा। वहीं इस बार यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षता उर्सुला वॉन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनी कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं अब वीवीआईपी कल्चर को पीछे छोड़ते हुए दर्शक दीर्घाओं के नाम भारतीय नदियों जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र पर रखे जाएंगे। वहीं वीटिंग रिट्रीट के दौरान बैठने की जगह के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर होंगे। यानी कि इस बार 26 जनवरी की ये सुबह भारत के गौरवशाली भविष्य की एक झलक होगी। आकाश में जब राइफल, सुकोई 30 और प्रचंड हेलीकॉप्टर फ्लाई फास्ट करेंगे तो जमीन से आसमान तक सिर्फ एक ही संदेशा गूंजेगा कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। तो आज हमने देखा कि कैसे आस्था, राजनीति और राष्ट्र की सुरक्षा के रंग एक साथ उभर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आने वाली 26 जनवरी हमारे लिए सबसे खास होने वाली है। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार, आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।